नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई सल्तनत, कोई एम्पायर 300 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकता है? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और भारत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक दिल्ली सल्तनत के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर वो कौन से सिस्टम्स थे जिन्होंने सल्तनत को सदियों तक इतना मजबूत बनाए रखा। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है, ये सवाल है लीडरशिप का, गवर्नेंस का और ऐसे मजबूत इंस्टीट्यूशंस बनाने का जो वक्त की मार झेल सकें। मेरे लिए ये हमेशा से एक फैसिनेटिंग बात रही है कि आखिर दिल्ली के सुल्तानों ने इतनी लंबे समय तक चलने वाली पावर हासिल कैसे की। उन्होंने अपने दौर के चैलेंजेस का सामना आखिर किया कैसे। तो चलिए साथ मिलकर उनके ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। हम उनकी चालाक एकता प्रणाली, उनके काफी कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर और उनके जबरदस्त जासूसी नेटवर्क की पड़ताल करेंगे। और इस सफर के आखिर तक दिल्ली सल्तनत की अंदरूनी वर्किंग्स की एक गहरी समझ जरूर बन जाएगी। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव इंजन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम करता था। इसके बाद कुछ खास सुल्तानों के बारे में बात करेंगे और आखिर में उनकी संस्कृति और विरासत पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, इतने विशाल साम्राज्य को एक साथ जोड़ा कैसे जाता है? मतलब दिल्ली में बैठा एक सुल्तान हजारों किलोमीटर दूर के इलाकों पर कंट्रोल कैसे रखता होगा? वो कौन सी मशीनरी थी जो इतने बड़े अंपायर को चला रही थी? जवाब है इक्ता सिस्टम। ये सिस्टम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी। सच कहूं तो ये एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम था जिसने सुल्तानों को अपनी पावर को दूर दूर तक फैलाने और एम्पायर को एक्सपैंड करने में मदद की। और हाँ, निज़ामुल मुल्क की सियासतनामा वो पहली किताब मानी जाती है जिसमें इस सिस्टम के बारे में हमें सिस्टमैटिक जानकारी मिलती है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे आज का कोई फ्रेंचाइजी मॉडल हो। सुल्तान हो गया सीईओ और इक्तादार हो गए फ्रेंचाइजी के मालिक। सुल्तान अपने भरोसेमंद नोबल्स को जमीन के टुकड़े देता था जिन्हें इक्ता कहते थे। अब इक्तादार का काम था वहां से टैक्स वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सबसे जरूरी, सुल्तान के लिए एक फिक्स नंबर में सैनिक तैयार रखना। और जो भी रेवेन्यू बचता था वो सीधा चला जाता था शाही खजाने में। मतलब ये पावर को डेलीगेट करने और मिलिट्री को मजबूत रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब आप किसी को इतनी पावर दे रहे हैं जो आपसे इतनी दूर बैठा है, तो ये कैसे पक्का करेंगे कि वो आपके खिलाफ ही बगावत ना कर दे, है ना? मतलब इतनी पावर के साथ तो धोखे का खतरा हमेशा बना ही रहता था। बस यहीं पर सुल्तान का शानदार जासूसी नेटवर्क काम आता था। सोचकर देखिए, एक बरीद जो किसी भीड़ भरे बाजार में भेस बदलकर घूम रहा है और हर छोटी बड़ी कानाफूसी पर नजर रखे हुए है ताकि कोई भी बगावत की बू सुल्तान तक पहुंचने से पहले ही उसे पता चल जाए। बरीद, मुनहिद, सवानी, ये सब उन जासूसों के नाम थे जो पूरे एम्पायर में फैले हुए थे और हर खबर सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। और सुल्तान बलबन, वो तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने ख्वाजा नाम का एक स्पेशल ऑफिसर ही अपॉइंट कर दिया जिसका बस एक ही काम था, इक्तादारों के खातों पर नजर रखना ताकि करप्शन और बगावत दोनों की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि अंपायर को चलाया कैसे जा रहा था। पर अगला बड़ा सवाल है पैसे का। आखिर ये पूरी की पूरी मशीनरी चलती कैसे थी? इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतने सारे कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए पैसा आता कहां से था? देखिए, सल्तनत का रेवेन्यू सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज था। ये बात काफी दिलचस्प है कि उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के टैक्स रखे थे। जैसे खराज, ये हिंदू जमींदारों से लिया जाने वाला लैंड रेवेन्यू टैक्स था। वहीं उश्र मुस्लिम जमींदारों से लिया जाता था। जो राजा जंग हार जाते थे उन्हें खिदमती नाम का ट्रिब्यूट देना पड़ता था। और नॉन मुस्लिम प्रजा से स्टेट की सुरक्षा के बदले जजिया लिया जाता था। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक नया टैक्स शुरू किया था, हक-ए-शर्ब। ये बेसिकली एक 10% का सिंचाई कर था जो उन जमीनों की पैदावार पर लगता था जिनकी सिंचाई सरकार की बनाई नहरों से होती थी। मतलब पब्लिक वर्क्स को सीधे रेवेन्यू से जोड़ना। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी थी जो दिखाती है कि कुछ सुल्तान वाकई कितने दूर की सोचते थे। चलिए अब इन सिस्टम्स के पीछे जो लोग थे उनकी बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो किसी भी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही होता है, वो इंसान जिन्होंने उस कहानी को गढ़ा। दिल्ली सल्तनत पर कई बड़े पावरफुल सुल्तानों ने राज किया और हर एक का अपना अलग नजरिया, अपनी अलग पॉलिसीज थी।
सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मानना था कि राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का एक विशेष कोश है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है जिसने सल्तनत के रास्ते को ही बदल दिया। उनका मानना था कि राजा को राज करने का हक सीधे ऊपर वाले से मिलता है, और यही सोच उनकी सख्त पॉलिसियों की बुनियाद बनी। तो बलबन ने इस सोच को एक्शन में कैसे बदला? उन्होंने दीवान-ए-अर्ज नाम का एक डेडिकेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाकर सल्तनत की फौज को मजबूत किया। सरहदों पर किलों की एक पूरी चेन बनवा दी, और जैसा हमने पहले भी देखा, हर डिपार्टमेंट में अपने जासूस बिठा दिए। उनका बस एक ही मकसद था, एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड सल्तनत। जहां बलबन ने सल्तनत को लोहे जैसी मजबूती दी, वहीं बाद के सुल्तानों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। चलिए तुगलक वंश की ही दो सुल्तानों को देखते हैं, जिनकी लेगेसीज एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। एक तरफ थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने बड़े बड़े रैडिकल लेकिन अक्सर फेल हो जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे टोकन करेंसी चलाना या राजधानी बदल देना। और दूसरी तरफ थे उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, जिन्हें आज भी उनकी पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज के लिए याद किया जाता है। सोचिए, उन्होंने एक चैरिटी डिपार्टमेंट बनाया, एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया, और टॉर्चर पर भी बैन लगा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के उथल पुथल भरे राज का निचोड़ शायद इतिहासकार बदायूनी की इस एक लाइन में है: सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये एक लाइन ही उनके पूरे कंट्रोवर्शियल राज को बयां कर देती है। इससे साफ पता चलता है कि लोग उनके शासन के बारे में कितना मिक्स्ड और कितना स्ट्रांग महसूस करते थे। अब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत ही गहरी कल्चरल छाप भी छोड़ी, और मेरे लिए सल्तनत की कहानी असल में यहीं पर जिंदा होती है, उनकी संस्कृति और उनकी विरासत में। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया। तो इस पूरी 300 साल से भी लंबी कहानी के मेन एक्टर्स कौन थे? इन सालों में दिल्ली पर कुल 5 डायनेस्टीज ने राज किया। सबसे पहले मामलुक, जिन्हें हम गुलाम वंश भी कहते हैं, फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद, और आखिर में लोदी डायनेस्टी। सल्तनत का दौर सिर्फ लड़ाइयों और एडमिनिस्ट्रेशन का दौर नहीं था, ये आर्ट और लिटरेचर का भी एक बड़ा सेंटर था, और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है अमीर खुसरो। वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक म्यूजिशियन थे, एक स्कॉलर थे, एक सूफी थे, जिन्होंने भारत की कल्चरल पहचान को गढ़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता का खिताब मिला था, और वो उस दौर के सबसे बड़े कल्चरल आइकॉन में से एक थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह समझने की है कि सल्तनत की विरासत सिर्फ उनकी इमारतों या कहानियों तक सीमित नहीं है। उनका इक्ता सिस्टम और टैक्स कलेक्शन के तरीके इतने असरदार थे कि बाद में आने वाले साम्राज्यों ने, मुगलों ने भी इन्हीं सिस्टम्स को अपनाया और आगे बढ़ाया। ये इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इतिहास कभी भी सच में खत्म नहीं होता। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, दिल्ली सल्तनत की लेगेसी बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या वो बेरहम विजेता थे, या ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, या फिर दोनों थे? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत से क्या सीख सकते हैं, इस पर सोचेगा जरूर।